हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट चैनल पे। ठीक है, आज मैं फिर से लेके आया हूं शिक्षक भर्ती हिंदी ट्रिक। ठीक है, हिंदी ट्रिक। हिंदी किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हिंदी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें अगर पूछी जाती है तो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हिंदी जरूरी होती है। ठीक है, सभी कंपटीशन एग्जाम, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है उन सब के लिए व्याकरण एक ही होती है। ये नहीं कि व्याकरण कोई दूसरी होगी। ठीक है, ये नहीं कि व्याकरण कोई दूसरी होगी, व्याकरण अलग से कोई स्पेशल व्याकरण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाई होगी व्याकरण। ठीक है, तो हिंदी की व्याकरण जो होगी सबके लिए सेम ही होगी। हिंदी की जो व्याकरण होगी, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 हो, चाहे शिक्षक भर्ती वर्ग 2 हो, शिक्षक भर्ती वर्ग 1 हो, किसी भी शिक्षक भर्ती हो, कोई किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती, किसी भी प्रकार कंपटीशन एग्जाम हो, उसके लिए हिंदी बहुत जरूरी होती है। इसलिए मैं हिंदी की जो ट्रिक है उसको लेके आया हूँ। हिंदी की मैं जो ट्रिक है वो लेके आया हूँ। पार्ट 3 तक मैंने कवर कर दिया है, याद रखिए पार्ट 3 तक मैंने कवर कर दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट 3 तक मैंने कवर कर दिया है। पार्ट 3 तक अगर आपने नहीं देखा है तो सीधे गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे देखिएगा हिंदी के बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं कवर किया हुआ हूँ। ठीक है, हिंदी की बेहतरीन ट्रिक के साथ मैंने क्वेश्चन को कवर किया है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं, याद रखिए 20 को कितने क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे 50% व्याकरण कवर होती है। 20 क्वेश्चन तो रहते हैं, 20 क्वेश्चन तो सॉल्व होते ही हैं। क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद बाबा यहाँ पे 50% की व्याकरण भी सॉल्व होती है। 50% व्याकरण यहाँ पे सॉल्व होती है इस वीडियो में, या हर वीडियो 50% में व्याकरण यहाँ पे सॉल्व करता हूँ बेहतरीन ट्रिक के साथ। बेहतरीन ट्रिक मैं आज क्या कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आज कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया होगा। हिंदी को आप जानते हैं, ठीक है, हिंदी को आप जानते हैं, लेकिन आपने गौर नहीं किया होगा। आज मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने कभी गौर नहीं किया होगा। ठीक है, हिंदी तो आप जानते हैं लेकिन गौर नहीं किया होगा कि हिंदी क्या है रे बाबा। हिंदी बताइए क्या है, हिंदी कौन सी भाषा है, हिंदी बताइए, हिंदी कौन सी भाषा है ये बताइए आप। हिंदी कौन सी भाषा है बताइए हिंदी कौन सी भाषा है बताइए। आपने पढ़ा है, हिंदी बहुत पढ़ी है, हिंदी बहुत देखी है आपने, हिंदी बहुत पढ़ी है और हिंदी बहुत देखी है, लेकिन बताइए हिंदी कौन सी भाषा है बताइए। और पहले के ज़माने में पहले के जो ज़माने होते थे उनमें हिंदी के राजा महाराजा हिंदी को क्या बोलते थे बताइए। हिंदी को पहले के ज़माने में राजा महाराजा क्या बोलते थे बताइए हिंदी को क्या बोलते थे। इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आपको, इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक पे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और बेहतरीन ट्रिक के साथ ही बात करने वाला हूँ। ठीक है, बेहतरीन ट्रिक के साथ ही बात करने वाला हूँ, याद रखिएगा। कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, वो भी इस वीडियो में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी बताऊंगा, जैसे इतिहास किसका भेद है बताइए, इसका इतिहास किसका भेद है बताइए, हिंदी में किसका भेद है। आपने चीज़ों को पढ़ा होगा, आपने चीज़ों पे आपने पढ़ा, लेकिन इतना डीपली आपने नहीं पढ़ा हुआ है। चीज़ें 30 में 30 लिखने से नहीं होगा बेटा बाबा, 30 में 30 लिखने से नहीं होगा कि 30 में 30 लिख दिया आप 30 में 30 लेके आ जाएंगे। 30 में 30 लिखने से नहीं होगा रे बाबा, चीज़ों को पढ़ने से होगा। जब तक आप चीज़ों को पढ़े रहेंगे तब तक 30 में 30 लेके नहीं आएंगे, 30 में 10 लेके आएंगे। कितना 30 में 10 लेके आएंगे। इसलिए पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा रे बाबा। हिंदी को डीपली पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बेस पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें 30 में 30 लेके आना पड़ेगा, तभी आप 30 में 30 लेके आएंगे। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, किसी चीज़ के बारे में ट्रिक नहीं जानेंगे, या किसी के कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उस पर गौर नहीं करेंगे, उस चीज़ के बारे में गौर नहीं करेंगे तो आप नहीं जानेंगे। बताइए हिंदी कौन सी भाषा है बताइए कौन सी भाषा है हिंदी, हमारी हिंदी कौन सी भाषा बताइए। हिंदी को राजा महाराजा पहले क्या बोलते थे, हिंदी को क्या बोलते थे राजा महाराजा, और जो भाषा थी हिंदी, जो भाषा थी हिंदी उसको राजा महाराजा क्या बोलते थे बताइए। इतिहास किसका भेद है बताइए कौन सा सवाल मेरा है आपसे, बताइए इतिहास किसका भेद है, इतिहास किसका भेद है, स्रोत आदि किसके भेद है बताइए, व्याकरण किसके भेद है बताइए। हिंदी में ही ये किसके भेद है बताइए। आपने हिंदी पढ़ा हुआ लेकिन गौर नहीं किया हुआ, चीज़ों को ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। इतिहास किसका भेद है हिंदी में, इतिहास किसका भेद है आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने गौर नहीं किया है कि किसका भेद है। ये आपने भेद पढ़ा हुआ है लेकिन आपने गौर नहीं किया। वही चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा यहाँ पे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हिंदी राजभाषा, हिंदी कौन सी भाषा है, हिंदी राजभाषा है। याद रखिएगा हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। हिंदी कौन सी, राजभाषा। इसी संबंधित में और भी जानकारी देने वाला हूँ आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी जानकारी देने वाला हूँ। इतिहास किसका भेद है ये भी आपको बताने वाला हूँ, स्रोत किसका भेद है ये भी आपको बताने वाला हूँ, व्याकरणिक किसका भेद है ये भी आपको बताने वाला हूँ, और बेहतरीन ट्रिक जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनकी ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें 50% क्या होगी, 50% व्याकरण संबंधित होगी, 50% व्याकरण यहाँ पे सॉल्व होगी। हर मेरे पार्ट्स में मैंने 50% व्याकरण कवर किया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा हर बेहतरीन पार्ट्स में मैंने 50% व्याकरण कवर किया हुआ है, और 4 पार्ट तक मैंने कवर कर दिया हुआ, मतलब
4 पार्ट तक मैंने कवर कर दिया हुआ, याद रखिएगा 4 पार्ट मेरा चल रहा है, मतलब ये आज का कंप्लीट हो जाएगा, 4 पार्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा 50% व्याकरण के साथ, 50% व्याकरण के साथ ये कवर हो जाएगा, याद रखिएगा। और वो कॉन्सेप्ट जो आपने गौर नहीं किया होगा, वो कॉन्सेप्ट के साथ जो आपने गौर नहीं किया, पढ़ा तो आपने है, पढ़ी आपने सारी चीजें हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे आपने ध्यान नहीं दिया, उस कॉन्सेप्ट पे आपने गौर नहीं किया, और वहीं पे आप मार खा जाएंगे, वहीं पे आप मार खा जाएंगे। कहाँ पे? पेपर में बाबा, पेपर में आप वहीं पे मार खा जाएंगे। हमने तो ये पढ़ा ही नहीं रे बाबा कि हिंदी क्या है, हिंदी क्या है। हमने तो पढ़ा, हमने हिंदी जाना था कि हिंदी 14 सितंबर को मनाई जाती है, हर वर्ष 14 सितंबर को मनाई जाती है रे बाबा, ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि हिंदी क्या है, आपने नहीं पढ़ा कि हिंदी क्या है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको वीडियो समझ में आ जाए और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको समझ में आए, व्याकरण भी समझ में आ जाए, हर चीज इसकी समझ में आ जाए आपको, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, चैनल पे अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, इतनी बात आपको याद रखनी है। बिल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मेरी अगली वीडियो कब आने वाली है, ठीक है। हिंदी बेहतरीन पार्ट्स के साथ मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है, बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं कवर कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आता है, याद रखिएगा, सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक करके जाइएगा, लाइक करके जाना है, शेयर करके जाना है, आपको याद रखिएगा, लाइक और शेयर दोनों करके जाना है, याद रखिएगा, ठीक है, जिससे आपके मित्रों को भी ये मिल सके, जिससे आपके दोस्तों को भी मिल सके इस तरह की वीडियो, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा, उन्नति में संधि है, उन्नति में कौन सी संधि है, और बहुत सारे पार्ट्स में कवर कर चुका हूं, ठीक है, याद रखिएगा। इन सब चीजों की जानकारी मैं पहले दे चुका हूं, ठीक है, अगले पार्ट्स में दे चुका हूं, अगले पार्ट्स में 3 पार्ट्स तक आपने देख लिया, 3 पार्ट्स तक देखिए 50% वहां पे व्याकरण कवर है, याद रखिएगा 50% व्याकरण वहां पे कवर है। आज मैं क्या बताने वाला हूं, उन्नति संधि के भेद, हर टॉपिक में, जैसे संधि है, ठीक है, याद रखिएगा, जैसे आपने संधि पूछा हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा संधि, तो संधि से रिलेटेड मैंने टॉपिक कवर किया हुआ, संधि से रिलेटेड मैंने टॉपिक कवर किया हुआ है, और संधि के भेद जो हैं उनमें से एक एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ, हर पार्ट में एक एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ, हर पार्ट में एक एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा है, उन्नति में संधि कौन सी है, उन्नति में क्या अयादि स्वर संधि, जड़ स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है, बताइए कौन सी संधि होगी, उन्नति में कौन सी संधि है, उन्नति में है आपके व्यंजन संधि, 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो संधि की बात कर रहा है ना, तो व्यंजन संधि की बात कर रहा है, यहाँ पे व्यंजन संधि की बात कर रहा है, तो स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होगा, याद रखिएगा, स्वर और व्यंजन, सीधा सा फंडा है कि स्वर और व्यंजन आने से जो परिवर्तन होगा, स्वर और व्यंजन आने से जो परिवर्तन होगा, क्या, जो भी परिवर्तन होगा, जो भी चेंजेस होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। स्वर और व्यंजन आने के से जो परिवर्तन होगा, स्वर और व्यंजन के आने से जो भी परिवर्तन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखिएगा व्यंजन के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी आपको याद रखना है। क्या फैक्ट याद रखना है, कि जिसमें हल वाला रूप हो, ठीक है, जिसमें हल, ठीक है, हलंत लगी हो, उसको डायरेक्टली हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे, हलंत, ठीक है। आपने खेतों में हल देखा होगा, खेतों में हल ऐसा चोचा निकला हुआ था, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें हल वाले महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है, हल वाले महत्वपूर्ण रहेंगे, जो भी वर्ड हल वाले आएंगे वो महत्वपूर्ण रहेंगे, और व्यंजन संधि के साथ रहेंगे, क्या रहेंगे, वो व्यंजन संधि रहेगा, क्या रहेगा, व्यंजन संधि रहेगा, अरे बाबा व्यंजन संधि रहेगा वो, ठीक है। 3rd नंबर आपको याद रखना है, व्यंजन संधि, ठीक है, मतलब शुद्ध रूप हल वाला रूप होता है, शुद्ध रूप क्या होता है, हल वाला होता है, जैसे का, ठीक है, जैसे हमने क्या देखा, का, हमने देखा खा, हमने देखा गा, मतलब हलंत वाले को हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि क्या कहेंगे, व्यंजन संधि क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। कुछ टॉपिक और क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। अयादि स्वर संधि के बारे में बात कर ले, थोड़ी सी बात करते हैं अयादि स्वर संधि के बारे में, बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हर टॉपिक में एक एक टॉपिक जरूर कवर कर रहा हूँ, ठीक है। हर टॉपिक में संधि हो, समास हो, या कोई भी अलंकार हो, रस हो, हर टॉपिक में मैं एक एक टॉपिक जरूर कवर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरे टॉपिक कवर करना आसान नहीं है, एक वीडियो में पूरे टॉपिक कवर करना आसान नहीं जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट की जब वीडियो होगी उसमें मैं एक एक टॉपिक कवर करूंगा, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में एक एक टॉपिक कवर कर रहा हूं, इन क्वेश्चनों में क्या कर रहा हूं, एक एक टॉपिक कवर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पूरे टॉपिक कवर करना आसान नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों में बहुत ज्यादा क्या रहता है, इन सब चीज बहुत ज्यादा रूल्स रहते हैं, ठीक है, और वो रूल्स का मैं निचोड़ लेके आता हूँ, एक बार निचोड़ लेके आ रहा हूँ, उन निचोड़ों को यहाँ पे मैं आपको आपके सामने लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है, आपके सामने लाइव करके दिखाता हूँ, जिससे आप चीजों को समझ सके,
और 30 में जो 30 आपका एम है वो लेके आ सके, जो आपका टारगेट है 30 में 30 वो आप लेके आ सके। और उसके बाद आपको अपने से भी पढ़ना है, याद रखें कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको अपने से भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 30 में 30 लेके आ सकते हैं। केवल वीडियो देखने से बस से नहीं होगा, कि आपको वीडियो देखने से बस से नहीं होगा, केवल आपको भी अपने से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, चीज़ों को अपने से सीखना पड़ेगा, तभी आप 30 में 30 लेके आ सकते हैं। तो पहला है आपका स्क्रीन सामने, पहला क्वेश्चन व्यंजन संधि, मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उन्नत में संधि क्या है, आपका व्यंजन संधि है, ठीक है। याद रखिएगा इनमें से जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं, और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों के ये क्वेश्चन है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में जो हिंदी पूछी गई है उन सभी की हिंदी मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, पेपर की उन सभी की हिंदी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें पूछा हुआ है फर्स्ट नंबर में कवर कर देता हूँ उसको, और अयादी संधि के बारे में, ठीक है। अयादी संधि के बारे में एक और कवर कर देता हूँ। तो अयादी में देखिए, यदि, याद रखिएगा, यदि ए, ठीक है, यदि ए ऐ ओ, ठीक है, ओ और स्वरों, ठीक है, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है, ठीक है, और स्वरों का जो मेल है, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है, किससे होता है, दूसरे स्वरों से होता है, याद रखिएगा। तो क्या होता है, तो होता है आपका ए, ठीक है, क्या होता है, ए का आय हो जाता है, ए का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, ठीक है, और ए का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, आय हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ओ का क्या हो जाता है, ओ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है, औ का, ठीक है, ओ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है, ठीक है, और आओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स भी आप देख लीजिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स हैं वो रूल्स भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। 1 सेकेंड इसको इरेज कर दूं, ठीक है, उसके रूल्स थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत जल्दी बहुत शार्ट मैं बताऊंगा, ठीक है, वो रूल्स बहुत शार्ट ही बताऊंगा, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग में अपने जोर नहीं डालना है, ठीक है, चीज़ों को बहुत जोर में नहीं डालना है। देखिए पहला रूल्स है अयादी स्वर संधि, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अयादी स्वर संधि हर वीडियो मेरा हर पार्ट कवर हो रहा है, संधि है, समास है, रस है, छंद है, इन सब के एक एक पार्ट में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जो पार्ट इस पार्ट में कवर कर दूंगा अगले पार्ट में नहीं कवर करूंगा, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं कवर करूंगा, ठीक है। याद रखिएगा संधि समास, क्योंकि हर एग्जाम में संधि समास पूछी जाती है, क्योंकि व्याकरण का मेन है, ठीक है, व्याकरण का क्या है, मेन है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस आ, ए प्लस आ इक्वल टू क्या होता है, आय, याद रखिए क्या होता है, ए प्लस आ इक्वल टू क्या होता है, आय, मतलब एग्जाम्पल अगर हम ले लें क्या, नयन, ठीक है, एग्जाम्पल हमने ले लिया क्या, नयन, तो ने धन अन, ठीक है, ने धन अन इक्वल टू क्या, नयन, ठीक है। दूसरा रूल देख लीजिए, दूसरा रूल क्या होगा, जैसे ए हो गया, ए प्लस क्या होगा, आ, ठीक है, ए प्लस आ इक्वल टू क्या होगा, आय, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, नायक, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या, नायक, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नय धन अक, नय धन क्या अक इक्वल टू क्या, नायक, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कुछ रूल्स और बता देते हैं, जैसे ओ और ई, जैसे होगा क्या, थर्ड आप हम मान लेते हैं ओ और ई, ओ और बड़ी ई इक्वल टू क्या होगा, आवी, ठीक है, आवी होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं गवीस, ठीक है, गवीस आपने ले लिया, और गवीस का क्या करेंगे, गो धन ईस इक्वल टू क्या होगा, आपका गवीस होगा। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने ले लिया, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे अपन नहीं बता सकते हैं, बहुत सारी चीजों को मैं कवर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, एक पार्ट में इतनी सारी चीज़ों को कवर करना आसान नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं जब कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो एक एक टॉपिक पे एक एक चीज़ों को मैं सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे रूल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि अलंकार, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, अलंकार पूछा हुआ है। तो अलंकार के बारे में अगर बात करें तो अलंकार क्या है, बताइए, अलंकार क्या है, अलंकार क्या है, एक अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्या, आभूषण, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या, आभूषण। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर का क्या है, आभूषण, सोना चांदी गहरा हीरे जवाहरात मोती जो भी पहनते हो आप लोग, ठीक है, वो सब क्या है, आभूषण है।
उसी प्रकार काव्य की शोभा को बढ़ाने को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार हिंदी के कवि जो हैं, हिंदी के कवि केशव दास, ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी के कवि कौन, केशव दास। केशव दास अलंकारीवादी कवि कौन है, अलंकारीवादी कवि हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी के कवि केशव दास कौन है, अलंकारीवादी कवि। कौन है, अलंकारीवादी कवि, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दा, अर्था और क्या, शब्दालंकार, अर्थालंकार और आपका आधुनिक या पश्चात अलंकार। ठीक है, शब्दा अलंकार, अलंकार के कितने भेद होते हैं, याद रखिए, अलंकार के होते हैं 3 भेद। एक तो होता है शब्दालंकार, ठीक है, शब्दा अलंकार, ठीक है, दूसरा होता है आपका अर्थालंकार, कौन सा, अर्थालंकार, और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है पश्चात, पश्चात या फिर आधुनिक, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक, पश्चात या आधुनिक अलंकार। ठीक है, 3 अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा होता है पश्चात या आधुनिक अलंकार। ठीक है, तो अलंकार क्या होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, और आभूषण मतलब काव्य की शोभा को बढ़ाने को हम क्या कहते हैं, काव्य की जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसको हम कहते हैं क्या, अलंकार कहते हैं। और अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दा, अर्था और पश्चात या आधुनिक अलंकार। ठीक है, तो ये हो गया अलंकार के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, रकत रकत अशुभुज बन बोई, कौन सा अलंकार होगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। ठीक है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है, अनयोक्ति अलंकार, सहयोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या फिर अतिशोक्ति अलंकार। बताइए कौन सा इसमें अलंकार होगा, बताइए कौन सा अलंकार इसमें होगा, तो इसमें होगा आपका अतिशोक्ति अलंकार, मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर। कौन सा अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार। थोड़ी सी जानकारी अतिशोक्ति अलंकार के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि अलंकार हो, रस हो, छंद हो, हर पार्ट में मैं एक एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक टॉपिक ही कवर करना इस पार्ट में शामिल करना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, हर टॉपिक में 4-4 ऑप्शन बताना, 4-4 ऑप्शन के पूरे ऑप्शन बताना या पूरी डिटेल में बताना आसान नहीं होगा। ठीक है, आसान नहीं होगा क्योंकि चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चारों टॉपिक के बारे में अगर बात करूँगा तो इन चारों टॉपिक से अगर मैं पॉइंट उठाता हूँ, इन चारों टॉपिक से अगर पूरे पॉइंट उठाता हूँ तो हर पॉइंट को मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता हूँ, चीज़ें छूट जाएगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि कम पढ़िए और बेहतर पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक टॉपिक उठा रहा हूँ या 2 टॉपिक उठा रहा हूँ तो उसके बारे में पूरी जानकारी, एक टॉपिक उठा रहा हूँ 2 टॉपिक उठा रहा हूँ उसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा, आपका होगा अतिशोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, इसमें होगा आपका अतिशोक्ति अलंकार, मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा कि उपमेय को निगल कर उपमान के साथ अभिमन्यता प्रदर्शित करता है। इसका सेंस क्या होगा, अतिशोक्ति अलंकार का, अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या होगी, उपमेय, याद रखिएगा, उपमेय को निगल कर, उपमेय को निगल कर, ठीक है, याद रखिएगा, उपमेय को निगल कर खाकर उपमान के साथ, उपमान के साथ, याद रखिएगा, उपमान के साथ अभिन्नता प्रदर्शित करता है। ठीक है, अभिन्नता क्या करता है, प्रदर्शित करता है, क्या करता है, अभिन्नता प्रदर्शित करता है, जिससे हम कहते हैं क्या, अतिशोक्ति अलंकार। सीधा सा फंडा ये है। ठीक है, अतिशोक्ति अलंकार को हम क्या कहेंगे, जहां पर आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। ठीक है, कि ये बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, बहुत खराब है। ठीक है, जहां पर बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, मतलब सीमा से बाहर की बात की जाए, मतलब उसके बारे में सीमा से बाहर की बात की जाए, उसको हम कहते हैं अतिशोक्ति अलंकार। मतलब जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, उसके बारे में प्रशंसा की जाए। ठीक है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, मतलब उस लोक सीमा से बाहर, उसकी सीमा से बाहर हो जाए। ठीक है, मतलब उसकी सीमा से बाहर हो जाए तो वहां पे क्या होता है, अतिशोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है, अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं बोल दूं कि आपका मुख क्या है, चंद्रमा के समान है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आप लोगों का मुख क्या है, चंद्रमा के समान है, मतलब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, अतिशोक्ति अलंकार कर रहा हूँ कि आपको बहुत बढ़ा चढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे आप लोगों को बोल दूँ कि आपका मुख चंद्रमा के समान चंचल और सुसज्जित है। आपका मुख क्या है, चंचल, बहुत सुंदर है। ठीक है, बहुत सुंदर है, और आपका मुख क्या है, चंद्रमा के समान है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अतिशोक्ति अलंकार बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे, अतिशोक्ति अलंकार बोलेंगे। 4th का 2nd नंबर का 4th नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि वाक्य क्या है, ठीक है, वाक्य क्या है, ये बोल रहा है कि वाक्य क्या है, अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, कौन सा वाक्य है बताइए, अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए वाक्य है, निषेध परक संरचना, ठीक है, कौन सा है आपका, निषेध परक संरचना है या विनम्रता सूचक संरचना है, ठीक है, निषेध परक संरचना है, विनम्रता सूचक संरचना है, दिशाबोधक संरचना है या विधि सूचक संरचना है, बताइए कौन सा वाक्य होगा, अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, कौन सा वाक्य होगा। तो वाक्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, वाक्य के बारे में, वाक्य क्या होता है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, याद रखिएगा, किसका, वाक्य के बारे में बात कर रहा हूं, सार्थक शब्दों का, ठीक है, सार्थक शब्दों का क्या आपका व्यवस्थित समूह, ठीक है, याद रखिएगा, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ, जिसका अर्थ जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, क्या हो, अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, जिससे क्या हो, अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, ठीक है, क्या हो, अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी शब्द है उनका व्यवस्थितकरण करना और उनसे जो वर्ड निकलेगा, उनसे जो अर्थ निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। पहले तो वाक्य के बारे में आप जान लीजिए, वाक्य है क्या, वाक्य है क्या, पहले ये जान लीजिए कि सार्थक शब्दों का क्या, कोई भी एक वाक्य है, उस वाक्य से जो भी अर्थ निकलेगा, उस वाक्य से जो भी अपेक्षित अर्थ निकलेगा उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अरे बाबा याद रखिएगा, वाक्य किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सी थ्योरी, कोई भी बहुत बड़ी डिफिनेशन नहीं है, इतनी बड़ी कि आपके दिमाग में नहीं आएगी, ये छोटी सी डिफिनेशन है, आपके दिमाग में फट से आ जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है, इतनी सी बातें आपको याद रखना है, ठीक है, इतनी सी बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, वाक्य के जो अंग होते हैं वो दो होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, याद रखिएगा, वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो अंग होते हैं, एक तो आपका होता है उद्देश्य, ठीक है, याद रखिएगा, आपका एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा होता है आपका विधेय, उद्देश्य और विधेय, वाक्य के दो अंग होते हैं, ठीक है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, वाक्य के दो अंग, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, और वाक्य के भेद दो प्रकार से कर सकते हैं, वाक्य के अंग दो, उद्देश्य और विधेय, याद रखिएगा, अगर पूछ लिया कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, वाक्य के भेद दो प्रकार से हम कर सकते हैं, वाक्य के जो भेद होते हैं दो प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से, एक तो पहला होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है, एक तो पहला होता है आपका अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर, ठीक है, दूसरा होता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, पहला होता है वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा होता है रचना के आधार पर वाक्य भेद, याद रखिएगा, इतनी बातें आपको याद रखना वाक्य के बारे में, इतनी बातें आपको याद रखना किसके बारे में, वाक्य के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अधिकारों की रक्षा करना, अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, ये बात बताइए, अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए में कौन सा वाक्य होगा आपको ये बताना है, ठीक है, कौन सा वाक्य होगा आपको ये बताना है, बताइए कौन सा वाक्य होगा, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका, सही जवाब बताइए कौन सा आंसर होगा, 30 लेके आना है। चौथा नंबर इसका सही जवाब होगा विधि सूचक वाक्य, कौन सा आपका विधि सूचक वाक्य, कौन सा वाक्य है, विधि सूचक वाक्य है, ठीक है, मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विधि सूचक किसको कहते हैं, विधि सूचक के बारे में थोड़ी जानिए कि जिन वाक्यों में, याद रखिएगा कि जिन वाक्यों में, ठीक है, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने, याद रखिएगा, जिन वाक्यों में, याद रखिएगा, जिन वाक्य किसे कहते हैं, सार्थक शब्दों के समूह से, सार्थक शब्दों के समूह को व्यवस्थित तरीके से लगाना और उनसे जो अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो वाक्यों में, याद रखिए, वाक्यों में क्रिया के करने, क्रिया, ठीक है, वाक्यों में क्रिया, इंग्लिश नहीं है भैया बाबा, यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, हिंदी है रे बाबा, ये पसीना निकाल लेगी, ठीक है, हिंदी पसीना निकाल लेगी और पसीना कहाँ से निकलेगा ये भी ध्यान नहीं निकलेगा, ठीक है, ये हिंदी है रे बाबा, क्या है, हिंदी, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश तो समझ जाएंगे आप, इंग्लिश आसानी से आप समझ जाएंगे, इंग्लिश को आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी आपके पसीने निकाल देगी, याद रखिएगा, हिंदी आपके पसीने निकाल देगी। अगर आप 30 में 30 लाना चाहते हैं, 30 में 30 आप लाना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और भी मैं यहाँ पे हिंदी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, हिंदी कौन सी भाषा ये आपको बताने वाला हूँ। हिंदी
में कितनी भाषाएं हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। हिंदी में कितने वर्ग हैं, हिंदी को मानने वाले कितने वर्ग हैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। इतिहास के भेद, इतिहास किसका भेद है ये भी बताने वाला हूँ आपको। बहुत सारी चीजें भी बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने, क्रिया के करने या होने, ठीक है, क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, ठीक है, क्रिया के करने और होने की सूचना मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं, विधान सूचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य या सूचना, विधान सूचना वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया, जैसे मैंने दूध पिया। नेक्स्ट लिया हमने वर्षा हो रही है, क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। ये सब क्या है, विधान सूचक वाक्य है। क्या है, विधान सूचक वाक्य है, याद रखिएगा क्या है, विधान सूचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ, 4th नंबर आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, प्रत्यय के बारे में जानकारी है। ठीक है, प्रत्यय के बारे में जानकारी है कि बुझ कक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। बुझ कक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको ये बताना है। ठीक है, बुझ कक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए। अक्कड़, बुझक्कड़, ठीक है, कौन सा है आपका, पहला तो अक्कड़ दिया हुआ है, दूसरा आपका झक्कड़ दिया हुआ है, झक्कड़, तीसरा आपका कक्कड़ दिया हुआ, कर दिया हुआ है, तीसरा कक्कड़ दिया हुआ है। बताइए कौन सा इसका आंसर सही जवाब होगा, बताइए कौन सा सही जवाब होगा। बुझ कक्कड़ शब्द में प्रत्यय आप यूज करते हैं। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, पहले आप ये बताइए प्रत्यय का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रत्यय है क्या, बताइए प्रत्यय क्या है, प्रत्यय बताइए क्या है, प्रति और धन आय, याद रखिएगा। प्रत्यय का मतलब होता है प्रति धन आय, याद रखिएगा। इतनी बातें आपको याद रखना, 2 बातें आपको याद रखना, बस हो गया। 2 बातें आपको याद रखना है, इससे पूरा सेंस निकल जाएगा। केवल आपको 2 बातें याद रखना है, ये ट्रिक मैं लेके आता हूँ, केवल आपको 2 बातें याद रखना है, पूरा सेंस निकल जाएगा। कैसे, देखिए प्रति मतलब क्या होता है, साथ में, याद रखिएगा। प्रति का मतलब क्या होता है, आपको इतनी बातें याद रखना। प्रति मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, प्रति का मतलब साथ में पर बाद में चलूंगा, रे बाबा साथ में चलूंगा पर बाद में चलूंगा, पेपर के बाद चलूंगा, 30 में 30 जब लेके आ जाऊंगा ना तब साथ में चलूंगा, अभी नहीं चलूंगा रे बाबा, अभी नहीं चलूंगा। ठीक है, और अय का मतलब होता है चलने वाला। अय का मतलब क्या होता है, चलने वाला, याद रखिएगा। अय का मतलब चलने वाला, ठीक है, अय का मतलब होता है चलने वाला। प्रति प्लस अय मतलब साथ में पर बाद में चलने वाला, ठीक है। प्रति मतलब अय, प्रति मतलब साथ में पर बाद में, और अय मतलब चलने वाला। जब मैं 30 में 30 लेके आ जाऊंगा रे बाबा तब चलूंगा साथ में, 30 में 30 लेके आऊंगा तब चलूंगा साथ में, अभी मैं नहीं जाऊंगा, अभी मैं नहीं जाऊंगा रे बाबा, अभी नहीं जाऊंगा, अभी मेरा एम कितना है, 30 में 30, ठीक है। तो प्रति का मतलब क्या होता है, साथ में पर बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला, पीछे, मतलब शब्दों का अर्थ, मतलब शब्द का अर्थ ये हो गया कि पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला। अब इसमें ये बताइए कि बुझक्कड़, बुझक्कड़, बुझकक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बुझकक्कड़, अपने से आप लगा सकते हैं, वेरी सिंपल सा है, मैंने प्रत्यय बता दिया, अब आप उतना सिंपल सा लगा सकते हैं, अपने कॉमन सेंस के माध्यम से इसमें लगा सकते हैं। बुझकक्कड़ शब्द में प्रत्यय कौन होगा, देखिए यहाँ पे प्रति मतलब साथ में पर बाद में, और अय मतलब चलने वाला, मतलब साथ में चलेगा पर बाद में चलेगा, कौन सा वर्ड होगा इसमें, अक्कड़, झक्कड़, कड़ या कक्कड़, बताइए कौन सा शब्द इसमें से होगा, बताइए कौन सा इसमें से सही जवाब होगा। इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका, अक्कड़, मतलब फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा। आप बोल के देख लीजिए, बोल के देखिए, बुझकक्कड़, 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 अक्कड़ बोल रहा है, कक्कड़ बोल रहा है रे बाबा, अक्कड़ बोल रहा है ना, पीछे साथ में पर बाद में चलेगा, साथ में चल रहा है पर बाद में चल रहा है ना, साथ में तो चल रहा है, आप बोल तो साथ में रहना, लेकिन बाद में उसका सेंस निकल रहा है, अक्कड़, बाद में सेंस निकल रहा है, अक्कड़, मतलब फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको एग्जाम दिया हुआ, सूत शब्द का अर्थ नहीं है, बताइए सूत शब्द का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है, सूत शब्द का अर्थ क्या नहीं है, धागा, कर्ण, रथ हाँकने वाला, ठीक है, रथ हाँकने वाला, या फिर भाट, ठीक है। बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा, बताइए कौन सा सही जवाब होगा इसका। सूत शब्द का अर्थ नहीं, धागा है, धागा है, कर्ण है, ठीक है, धागा है, कर्ण है, रथ हाँकने वाला है, या भाट है, बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा, बताइए कौन सा सही जवाब होगा इस, ठीक है। तो सूत शब्द में कौन सा वाक्य होगा, सूत शब्द में आपका वाक्य होगा क्या,
सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका कर्ण। ठीक है, सूत शब्द में क्या आंसर होगा आपका कर्ण। अर्थ सूत शब्द का अर्थ नहीं है क्या कर्ण, बाकी के सभी अर्थ हैं। ठीक है, सूत शब्द का जो अर्थ है धागा, रथांकने वाला और भाट। ठीक है, सूत शब्द का अर्थ नहीं है क्या कर्ण। तब ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, कलेजा उछालना मुहावरे का आशय है। ठीक है, द्वेग से दिल धड़काना, उपयुक्त सभी, आशंका से दिल धड़काना, हर्ष से दिल धड़काना। बताइए कलेजा उछालना। ठीक है, कलेजा उछालना, बताइए कौन सा सही जवाब है। आप कलेजा आप निकाल के उछालने मत लगेगा, उसको गेंद बना लीजिए। ठीक है, कलेजा निकाल के उछालने मत लगेगा बाबा, कलेजा उछालना यहाँ पे मुहावरा का मुहावरा। ठीक है, कलेजा उछालना मुहावरा यहाँ पे है। ठीक है, तो आप कलेजा निकाल के उछालने मत लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कलेजा उछालने से मतलब ये है कि उद्वेग से दिल धड़काना, उपयुक्त सभी है, आशंका से दिल धड़काना, हर्ष से दिल धड़काना। बताइए कौन सा सही जवाब होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसके सही जवाब हैं, उपयुक्त सभी इसके सही जवाब है, मतलब 6 का सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम क्या करो, रोशन करो। सही बात है, तुम खूब पढ़ो, 30 में 30 लेके आओ और माता पिता का नाम रोशन करो। क्या वाक्य है भैया, कौन सा वाक्य है इसमें बताइए, कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य है। तुम खूब पढ़ो, माता पिता का नाम रोशन करो, कौन सा वाक्य है इसमें, कौन सा वाक्य, ये क्या हम प्रकट कर रहे हैं बताइए, क्या मैं प्रकट कर रहा हूं। आप खूब पढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, 30 में 30 लेके आओ। 30 में 30 कब लेके आओगे, जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, चीजों को डीपली पढ़ोगे। ठीक है, चीजों को जो डीपली पढ़ेगा वही 30 में 30 लेके आएगा। अदरवाइज आप 30 में 10 लेके आएंगे और 15 लेके आएंगे, 20 लेके आएंगे, लेकिन 30 में 30 लेके आप नहीं आ सकते हैं जब तक आप चीजों को पढ़ेंगे नहीं। जब तक आप चीजों को डीपली नहीं पढ़ेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उसको आप डीपली नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप 30 में 30 लेके नहीं आ सकते हैं। ठीक है, और ट्रिक कब काम करेगी, जब आप चीजों को डीपली पढ़ेंगे। चीजों को जब आप डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, वो तैयारी करवा रहा है गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट, याद रखिएगा, वो तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट करा रहा है। गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, दोस्तों का अपने शेयर करिए, जिससे इस वीडियो को जो नॉलेज है उनको भी मिल सके। तुम खूब पढ़ो, माता पिता का नाम रोशन करो, वाक्य में कौन सा है, हमने इच्छा प्रकट की हुई है। क्या प्रकट की हुई है, इच्छा प्रकट की हुई है, मैंने इच्छा प्रकट की हुई है, तुमको खूब पढ़ो। ठीक है, अब मेरे बोलने, मैंने इच्छा प्रकट की है, मेरे बोलने से आप क्या करते हैं वो आप जान सकते हैं। ठीक है, वो आपके मन में क्या है वो आप जान सकते हैं। मैंने क्या, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, तो इच्छा सूचक वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इच्छा सूचक वाक्य किसे कहते हैं। इच्छा सूचक वाक्य वो होते हैं जिनमें आप क्या करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं, अपने बारे में क्या करते हैं, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, अपनी फीलिंग बताते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, याद रखिएगा, जिन वाक्यों में क्या होता है, इच्छा होता है, आशीष होता है, याद रखिएगा, जिन वाक्यों में इच्छा हो गया, आशीष हो गया, ठीक है, या शुभ कामना हो गई, ये भी याद रखिएगा, शुभ कामना। ठीक है, शुभ कामना हो गई, जिन वाक्यों में इच्छा हो गई, आशीष हो गई और शुभ कामना हो गई, आदि का ज्ञान हो। ठीक है, वहां पे क्या हो, आदि का ज्ञान हो, ठीक है, आदि का नॉलेज हो, उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी बस हो गई, बस इतनी सी डेफिनेशन है। जिन वाक्यों में इच्छा हो, इच्छा जागृत की हो, इच्छा प्रकट की हो, आशीष प्रकट किया गया हो, ठीक है, आशीष प्रकट किया हो और शुभकामनाएं प्रकट की गई हो, वो आदि का ज्ञान हो, वहाँ पे अगर उस वाक्य में इन चीज़ों का ज्ञान है, उन चीज़ों को दिया हुआ है, तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा, आपका इच्छावाचक वाक्य होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, ये आशीष दे रहा है, जैसे तुम्हारा क्या हो, कल्याण हो, जैसे तुम्हारा क्या, कल्याण हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तुम्हारा कल्याण हो, तुम 30 में 30 लेके आओ। ठीक है, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, तुम 30 में 30 लेके आओ, ये है इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने हुआ है समास। ठीक है, हर टॉपिक में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हर टॉपिक में मैं एक एक चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ कवर कर रहा हूँ, जैसे समास दिया हुआ है तो यहाँ पे उससे रिलेटेड आंसर कवर कर रहा हूँ। ठीक है, उससे रिलेटेड आंसर कर रहा हूँ या 1-2 आंसर और कवर कर दे रहा हूँ, लेकिन हर टॉपिक से पूरे आंसर बताना इन सब चीज़ों में आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं हर टॉपिक में जो पार्ट्स बन रहे हैं उन पार्ट्सों में हर एक टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ और उनसे रिलेटेड आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी बात आपको याद रखनी है।
ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिए हो 8 नंबर क्वेश्चन कि अन्य जल पद में समास है, अन्य जल पद में कौन सा समास है। समास के भेद के बारे में बात करें हम, ठीक है। समास के भेद के बारे में अगर बात करता हूं तो समास के भेद कितने होते हैं, समास के भेद होते हैं आपके कितने, 6, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। याद रखिए कौन कौन सा। पहला आपका समास का भेद होता है कौन सा, अव्ययीभाव समास, याद रखिएगा कौन सा, अव्ययीभाव समास। सेकंड नंबर आपका फटाफट लिखिएगा तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट थर्ड नंबर आप लिखिएगा क्या, कर्मधारय समास, क्या लिखेंगे, कर्मधारय समास। नेक्स्ट फोर्थ नंबर आप क्या लिखेंगे, फोर्थ नंबर आप लिखेंगे द्विगु समास, क्या लिखेंगे, द्विगु समास लिखेंगे। 5 नंबर आप क्या लिखेंगे, द्वंद्व समास लिखेंगे। 5 नंबर क्या लिखेंगे, द्वंद्व समास लिखेंगे। और 6 नंबर क्या लिखेंगे, बहुप्रिय समास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बहुप्रिय समास लिखेंगे, ठीक है, बहुप्रिय समास लिखेंगे। पहला लिखेंगे अव्ययीभाव समास लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे तत्पुरुष समास, तीसरा लिखेंगे कर्मधारय समास, चौथा लिखेंगे द्विगु समास, पांचवा लिखेंगे आप द्वंद्व समास और छठा लिखेंगे आप बहुप्रिय समास, क्या लिखेंगे, बहुप्रिय समास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बहुप्रिय समास लिखेंगे। अब इनकी एक ट्रिक देख लीजिए, इनको एक ट्रिक के माध्यम से मैं फटाक से आपको रटा देता हूँ, ठीक है। इनको एक ट्रिक के माध्यम से फटाक से आपको मैं रटा देता हूँ। देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास मतलब क्या होगा, तत्पुरुष समास का मतलब होता है तत्पुरुष समास का मतलब क्या हो गया, तत्पुरुष समास का मतलब आपको सॉरी पहले अव्ययीभाव समास, ठीक है, पहला अव्ययीभाव, पहला क्या है, अव्ययीभाव समास। तो पहले अव्ययीभाव समास के बारे में बता देता हूँ। पूर्व पद प्रधान, याद रखिएगा पूर्व पद, इसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, ठीक है। पूर्व पद होगा क्या और एक उत्तर पद होगा, पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद दूसरा पद, ठीक है, बाद का पद। पूर्व पद मतलब क्या होगा, पहला पद होगा और उत्तर पद मतलब बाद का पद होगा, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास के बारे में डिफिनेशन और ट्रिक बता देता हूँ। अव्ययीभाव समास को आप कैसे पहचानेंगे, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, याद रखिएगा जिसका पूर्व पद क्या होगा, पूर्व पद प्रधान होगा, ठीक है, पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा, उसको हम क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास कहेंगे, पहला, ठीक है। अव्ययीभाव समास किसको कहेंगे, जिसका पूर्व पद प्रधान होगा उसको हम क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास कहेंगे, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, जिसका आपका क्या उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, उत्तर पद क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, जिसके याद रखिएगा क्या उत्तर पद प्रधान होता है उसको हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे, क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे और कर्मधारय समास कहेंगे और द्विगु समास कहेंगे, मतलब 3 समास कहेंगे। जिसका उत्तर पद प्रधान होगा मतलब बाद का जिसका पद प्रधान होगा उसको हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास कहेंगे। ये तो ट्रिक रही, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे, याद रखिएगा जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम केवल द्वंद्व समास, क्या कहेंगे, द्वंद्व, उसको हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास, याद रखिए क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे, उसको हम कहेंगे द्वंद्व समास। जिसके दोनों पद प्रधान होंगे उसको हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। बहुब्रीहि समास को उसको कहेंगे दोनों पद अप्रधान हो, याद रखिएगा दोनों पद क्या हो, दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो, ठीक है, दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बहुब्रीहि समास, क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, दोनों पद अप्रधान हो उसको हम कहेंगे बहुब्रीहि समास, ठीक है, याद रखिए उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। मतलब इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई क्या होता है, बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, यहाँ पे कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है उसमें बहुब्रीहि समास में, ठीक है। तो अन्य जल पद में कौन सा समास है ये आपको बताना है। अन्य जल पद में समास है आपका 4th नंबर, मतलब द्वंद्व समास है, कौन सा, द्वंद्व समास। तो 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए, होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, निवाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। अब यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर लेता हूँ, भाषा के बारे में, आपको भाषा के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, भाषा, ठीक है। भाषा मतलब क्या, जैसे हिंदी, ठीक है, हिंदी कौन सी भाषा है मैं पहले आपको बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा, ये मेरे को पता है, आपने पढ़ा है, ठीक है, आपने गौर शायद किया हो, ठीक है, आपने गौर उस पर शायद किया हो, हिंदी है आपकी राजभाषा, ठीक है, याद रखिएगा हिंदी आपकी कौन सी है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये गौर मत करिएगा, ठीक है। आपने गौर किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन अब गौर कर लीजिए कि हिंदी क्या है, राजभाषा है, ठीक है, हिंदी क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, हिंदी क्या है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज।
जो राजकाज के काम में आती है, ठीक है, जो राजकाज के काम में आती है उसको हम क्या बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जो राजकाज के काम में आती है उसको हम क्या बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं। और पुराने जमाने में, ठीक है, राजा महाराजा, ये भी याद रखिएगा, पुराने जमाने में राजा महाराजा या नवाब, पुराने जमाने में राजा महाराजा या नवाब, इसको क्या बोलते थे, दरबारी भाषा। क्या बोलते थे, दरबारी भाषा बोलते थे। क्या बोलते थे, दरबारी भाषा बोलते थे। ये भी याद रखिएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बोला हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि राजभाषा, ठीक है, राजभाषा क्या बोलते हैं, राजभाषा। मतलब राजभाषा किसको बोलते हैं, जो राजकाज के काम में आती है, जो राजकाज के काम में आती है उसको हम बोलते हैं राजभाषा। और पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे और हिंदी जो राजभाषा होती थी उसको हम बोलते थे क्या, दरबारी भाषा। उसको क्या बोलते थे, दरबारी भाषा। अब यहीं से क्वेश्चन अगर पूछ देता तो फिर क्या होता, व्यक्ति भी करते, तो फिर क्या होता, व्यक्ति भी करते। अरे ये तो पढ़े नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। जब तक आप चीज़ों को डीपली नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप चीज़ों को डीपली नहीं समझेंगे, तब तक आप 30 में 30 लेके नहीं आ सकते हैं, ये गारंटी, ठीक है। 30 में 30 कब लेके आएंगे, जब चीज़ों को आप डीपली पढ़ेंगे, जब आप चीज़ों को मेहनत करेंगे, चीज़ों पे मेहनत करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर अगर शंका तो फिर क्वेश्चन डीपली जाएंगे, एग्जामिनर अगर शंका तो फिर क्वेश्चन कहाँ जाएंगे, डीपली चले जाएंगे। उन क्वेश्चनों को थ्योरी जो है वहाँ से फिर क्वेश्चन उठाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। उन क्वेश्चन कहाँ से उठाने की कोशिश की जाती है, डीपली जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से उठाने की क्वेश्चन की जाती है। याद रखिएगा, इतनी सी बात आपको याद रखना। कुछ बातें और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इतनी बातें समझ गए, राजभाषा, ठीक है, हिंदी क्या है आपकी, राजभाषा है, ठीक है, हिंदी क्या है आपकी, राजभाषा है। और पहले के ज़मानों में, ठीक है, पहले के जो ज़माने होते थे उनमें राजा महाराजा राजभाषा को क्या बोलते थे, दरबारी भाषा बोलते थे, ठीक है, राजभाषा क्या बोलते थे, दरबारी भाषा बोलते थे। राजभाषा है क्या, ये भी याद रखिएगा। जो राजभाषा है, ठीक है, राज जो भाषा है वो क्या है, एक संवैधानिक शब्द है। याद रखिएगा, क्या है, संवैधानिक शब्द है। राजभाषा क्या है, एक संवैधानिक शब्द है। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते तो क्या बोलते, व्यक्त भी करते। संवैधानिक क्या है, राजभाषा क्या है, संवैधानिक शब्द है। क्या है, संवैधानिक शब्द है, ये भी याद बात रखिएगा। राजभाषा क्या है, संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर, याद रखिएगा, हिंदी को 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 1949 से। कब से, 1949 ईस्वी से, ठीक है। संवैधानिक रूप में इसे राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया, 14 सितंबर 1949 से हम मना रहे हैं क्या, हिंदी दिवस। इस दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। क्या किया गया था, राजभाषा घोषित किया गया था इस दिन को, ठीक है, याद रखिएगा। और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है, ठीक है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये भी याद रखिएगा। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है, जो राजकाज के काम में आती है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी, 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता दी गई थी, ठीक है। उसमें और भी भाषाएं जुड़ गई हैं, ठीक है, और भी भाषाएं जुड़ गई हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए, हिंदी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं, 22 प्रादेशिक भाषाओं को उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में कितनी, 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 प्रादेशिक भाषाओं का क्या किया है, उल्लेख किया गया है। और इस अनुसूची के प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, ठीक है। इस अनुसूची के प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 22 प्रादेशिक भाषाएं शामिल थी, कितनी थी, 22 प्रादेशिक भाषाएं शामिल थी। और इसके अनुसूची के प्रारंभ में, ठीक है, इस अनुसूची के प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, ठीक है, 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी इस अनुसूची, ठीक है। इस अनुसूची के प्रारंभ में कितनी भाषाएं, 14 भाषाएं मान्यता दी गई थी, ठीक है। वो कौन कौन सी, फटाफट एक बार देख लीजिएगा। असमिया पहले थी आपकी, असमिया, याद रखिएगा, कौन सी, असमिया। दूसरी थी आपकी बंगला, दूसरी थी कौन सी, आपकी बंगला। तीसरी थी आपकी गुजराती, तीसरी थी आपकी गुजराती, लिखते जाइए, फटाफट लिखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। चौथी थी आपकी हिंदी, चौथी आपकी थी हिंदी थी। 5वीं थी आपकी कन्नड़,
पांचवी कौन थी आपकी कन्नड़, और छठी थी आपकी काश्मीरी, छठी थी आपकी कौन काश्मीरी, छठी थी आपकी काश्मीरी। नेक्स्ट थी आपकी मलयालम, सातवीं थी आपकी कौन सी मलयालम, सातवीं थी आपकी मलयालम। आठवीं थी आपकी मराठी, आठवीं क्या थी मराठी थी। नौवीं क्या थी आपकी, नौवीं थी आपकी उड़िया, ठीक है याद रखिए नौवीं कौन थी उड़िया थी। और 10वीं थी आपकी पंजाबी, याद रखिए इधर पंजाबी देखिए, इधर इधर देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर मैंने लिख रहा हूँ ऊपर पंजाबी। 10वीं थी आपकी पंजाबी। 11वीं थी आपकी संस्कृत, 11वीं क्या थी 11वीं थी आपकी संस्कृत। और 12वीं थी आपकी तमिल, ऊपर देखिए ऊपर इधर इधर, 12वीं थी आपकी तमिल। नेक्स्ट नंबर देखिए आपकी तेलुगु, 30 नंबर आपकी तेलुगु थी, 30 नंबर आपकी क्या थी तेलुगु। और नेक्स्ट नंबर थी आपकी उर्दू, 40 नंबर इधर देखिए प्रश्न साइड उर्दू, 40 नंबर मैंने उर्दू लिख दिया, 40 नंबर आपने उर्दू लिख दिया। ये थी पहले प्रारंभ की अनुसूची में 14 भाषाएं जो शामिल थी, ठीक है 14 भाषाएं क्या थी शामिल थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, वो है आपकी कौन सी बुंदेली, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखो, वैभव शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, बताइए वैभव शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, वैभव शब्द का पर्यायवाची कौन सा है बताइए। वैभव शब्द का माता, शक्ति, उपयुक्त, सभी या ऐश्वर्य, बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त, सभी, माता, शक्ति और ऐश्वर्य वैभव शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है हॉर्टिकल्चरिस्ट का हिंदी परिभाषित शब्द है, पद पालय, पद शास्त्री, उद्यान विशेषज्ञ या पद विज्ञानी, कौन सा होगा थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है वागमान या उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान विशेषज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने हुआ है, अनित्य का विलोम शब्द क्या है, अनित्य का क्या विलोम शब्द क्या है बताइए। अनित्य का विलोम शब्द है आपका फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर होगा शास्त्रोक्त या सर्वदा, नित्य या उपयुक्त, सभी, बताइए फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी हैं, शाश्वत है, सर्वदा है, नित्य है, ये सभी जवाब सही हो जाएंगे, अनित्य का विलोम शब्द। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने ठेस शब्द है, बताइए 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हुआ है, शब्द, शब्द क्या है, ठीक है। शब्द मतलब एक कोई वर्ड, ठीक है, शब्द मतलब एक कोई वर्ड। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको जो बोला था इतिहास के भेद, इतिहास के भेद, स्रोत या आपका व्याकरणिक, ये सब ये चीज़ें आपको कहाँ से मिली, ठीक है, ये चीज़ें आपको ये चीज़ें है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। ये किससे रिलेटेड है, शब्द से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है ये चीज़ें शब्द से रिलेटेड है, ये शब्द के भेद हैं, ठीक है। ये क्या है शब्द के प्रकार है, ये शब्द के इतिहास हो गया, इतिहास हो गया, स्रोत हो गया, ठीक है, इतिहास, स्रोत, ठीक है, व्याकरण की विवेचना, ये शब्द क्या है शब्द के प्रकार है, शब्द के क्या है प्रकार है। जब आप चीजों को डीपली पढ़ेंगे तभी आपको जानकारी होगी, ठीक है। तो देखिए शब्द, ठीक, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, ये भी याद रखिए। शब्द के कितने प्रकार होते हैं 4, ध्यान से समझिएगा। शब्द के 4 प्रकार होते हैं, पहला होता है आपका उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति इशू को बोलते हैं हम स्रोत, अगर यहाँ पे स्रोत दे दिया तो भी शब्द का प्रकार ही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब आप चीज़ों को डीपली पढ़ेंगे तभी आप जो नॉलेज इस चीज़ के बारे में रख पाएंगे। उत्पत्ति भी बोलते हैं, स्रोत भी बोलते हैं, अगर स्रोत दे दिया तो फिर आप क्या के जितने कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और स्रोत के स्थान पर अगर इतिहास दे दिया तो फिर आप क्या के बीत रहेंगे, ठीक है, इतिहास दे दिया तो फिर क्या के बीत रहेंगे, ठीक है। अरे ये तो मैं पढ़ा नहीं है, तो चीज़ों को क्या करना है डीपली पढ़ना है, जो चीज़ें पढ़े उसको डीपली पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, पहला है आपका उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास, ठीक है, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास, ये शब्द के क्या है प्रकार। दूसरा देख लीजिए, दूसरा है आपका क्या, दूसरा आपका व्युत्पत्ति, दूसरा आपको देख लीजिए व्युत्पत्ति, रचना, दूसरा आप देखिए व्युत्पत्ति हो गई, रचना हो गई, और तीसरा हो गया आपका बनावट, क्या बनावट, ये भी, ठीक है। अगर यहाँ से बनावट पूछ लिया तो फिर क्या क्या होगा, एक्टिविटी रहेगी। तीसरा देख लीजिए रूप है, प्रयोग है, ठीक है, रूप है, प्रयोग है, और व्याकरणिक विवेचना है, ठीक है, व्याकरणिक विवेचना है, ठीक है। यहाँ से अगर व्याकरणिक विवेचना पूछ लिया तो फिर क्या होगा, एक्टिविटी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर देखिए, 4th नंबर दिया हुआ है आपका अर्थ, 4th नंबर क्या आपका अर्थ, ये शब्द के भेद है,
क्या है ये? शब्द के भेद हैं। याद रखिएगा शब्द के भेद 4 होते हैं: उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचना, और नेक्स्ट 4 नंबर है आपका क्या? अर्थ। आंसर भी प्रकट हो गया, देशज। ठेस का ठेस शब्द है क्या? ठेस शब्द क्या है? देशज है। ठेस शब्द क्या है आपका? देशज है। फटाफट एक बार थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है, बहुत शॉर्ट में बताऊँगा, बहुत ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ, फटाफट बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, ठीक है। देखिए आपका संकर, तस्मत, तत्सम, तत्सम, तस्मत, तद्भव और देशज, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, आपके काम आएगी शायद, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी इन चीज़ों के बारे में आपके काम आएगी, ठीक है। देखिए आपका दिया हुआ क्या? पहला नंबर आपका दिया हुआ उत्पत्ति, उत्पत्ति स्रोत मैंने बताया हुआ, पहले क्या बताया? उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास बताया, ठीक है। तो इतिहास के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। इतिहास के आधार पर, ठीक है, इतिहास के आधार पर मतलब स्रोत, पहले नंबर के आधार पर मतलब उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास, ठीक है। इनके आधार पर शब्द के कितने भाग भेद होते हैं? 5, ठीक है। मैंने शब्द के प्रकार बताया, कितने? 4 बताया। अब वो 4 प्रकारों में जो शब्द का जो पहला नंबर था मैंने उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति, इतिहास और क्या बताया? आपका स्रोत बताया, ठीक है। उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत बताया। अब इसके आधार पर, इनके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इनके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। वो है आपके तत्सम, पहला है आपका तत्सम, ठीक है, यहीं पे सारे दिए हुए हैं। तत्सम दिया हुआ है, ठीक है, तत्सम दिया हुआ है, ठीक है, आपका तत्सम हो गया। दूसरा आपका तद्भव हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया? आपका तद्भव हो गया, दूसरा आपका तद्भव, और तीसरा आपका क्या हो गया? देशज, ठीक है, याद रखिएगा। देशज और देसी, ये भी याद रखिएगा, देशज या देसी भी बोलते हैं। चौथा क्या बोलते हैं? आपका विदेशज बोलते हैं, विदेशज बोलते हैं, और विदेशी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, विदेशज या विदेशी बोलते हैं, या आगत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आगत। विदेशज, विदेशी या आगत, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर क्या बोलते हैं? संकर, संकर, ठीक है। और संकर को थोड़ा संकर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि 2 भिन्न संकर बारे में मैं बात कर रहा हूं अभी, और बाकी चीज़ों को मैं अगले पार्ट में करूंगा, ठीक है। पहले संकर के बारे में बात कर लेता हूँ। संकर नया, ठीक है। यहाँ पे कुछ के बारे में बात कर चुका हूँ अगले पार्ट में। तस्मत के बारे में बात कर चुका हूँ, तद्भव के बारे में बात कर चुका हूँ। अब अगले पार्ट में देशज और विदेशज के बारे में बात करूंगा। आज मैं बात कर रहा हूँ संकर के बारे में, ठीक है। आज मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? संकर के बारे में। देखिए 2 भिन्न स्रोत से आए शब्दों से मिले शब्द को हम क्या करेंगे? 2 भिन्न स्रोत, ठीक है। 2 भिन्न स्रोत से बने जो नया शब्द होगा, 2 भिन्न स्रोत से बने नए शब्द को हम क्या कहेंगे? संकर कहेंगे। क्या कहेंगे? संकर। क्या कहेंगे? संकर कहेंगे। मिथुन वाली पिक्चर जो संकर है उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? संकर कहेंगे। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। संकर का मतलब क्या होता है? जैसे छाया, मैंने क्या लिया? छाया लिया, ठीक है। जैसे क्या लिया हमने? छाया लिया। तो देखिए छाया हमने लिया, छाया में छायादार, हमने छायादार लेते, क्या लेते हैं? छायादार लेते हैं, हम लेते हैं छायादार, ठीक है। हमने लिया क्या? एग्जाम्पल हमने लिया छायादार। अब देखिए इसमें छाया जो है, छाया क्या है? संस्कृत, ठीक है। छाया क्या है? आपका संस्कृत है, ठीक है। छाया क्या है? संस्कृत है। और दार क्या है आपका? दार क्या है? फारसी है, ठीक है। मतलब क्या कि 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्दों से बने जो नए शब्द होंगे उसको हम क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए एक एग्जाम्पल और मैं लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ। जैसे हमने लिए क्या? रेलगाड़ी, मान लीजिए रेलगाड़ी, ठीक है। हमने क्या लिया? रेलगाड़ी लिया, ठीक है। अब रेलगाड़ी लिया तो रेल क्या है? हमने रेल क्या है? रेल हमने अंग्रेजी है, ठीक है। रेल क्या है? अंग्रेजी है। और गाड़ी क्या है आपका? गाड़ी क्या है आपका? हिंदी है, ठीक है। गाड़ी क्या है आपका? हिंदी है, ठीक है। 2 वर्ड हो गए, 2 विभिन्न स्रोत हो गए। एक स्रोत तो इंग्लिश हो गया और दूसरा स्रोत क्या हो गया? हिंदी हो गया। मतलब 2 स्रोतों से मिलकर जो बना नया शब्द होगा, जो नया शब्द है कौन सा? रेलगाड़ी। इधर देखिए रेलगाड़ी, 2 भिन्न स्रोतों से मिलकर बने नए शब्द को हम क्या कहेंगे? रेलगाड़ी के, मतलब क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। मतलब इसका 4 नंबर सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा देशज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, रोजगार और निर्माण प्रकाशित होता है ग्वालियर से, ठीक है। बताइए कहाँ से रोजगार और निर्माण प्रकाशित होता है? कहाँ से? ग्वालियर से, भोपाल से, इंदौर से या जबलपुर से? रोजगार और निर्माण कहाँ से प्रकाशित होता है? बताइए। रोजगार और निर्माण कहाँ से प्रकाशित होता है? कहाँ से प्रकाशित होता है आपका?
भोपाल से प्रकाशित होता है। ठीक है, रोजगार और निर्माण कहाँ से प्रकाशित होता है? भोपाल से प्रकाशित होता है। मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्वालियर से पत्रिका कौन सी प्रकाशित होती है, मैं बता देता हूँ। ग्वालियर से कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, देख लीजिए। ग्वालियर की बात कर रहा हूँ, जगलीला ग्वालियर से प्रकाशित होती है, जगलीला पत्रिका। ठीक है, और जनप्रवाह, ठीक है, कौन सा? जनप्रवाह प्रकाशित होता है। लोकमंगल प्रकाशित होती है, पत्रिका है ये, लोकमंगल प्रकाशित होती है। ठीक है, पृथ्वी और पर्यावरण भी प्रकाशित होती है, कहाँ से? आपकी ग्वालियर से। ठीक है, ग्वालियर की पत्रिकाएं पृथ्वी और पर्यावरण, पृथ्वी और पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं इंदौर की बात कर लेता हूँ। स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक हो गया। सहारा दुनिया हो गई, सहारा दुनिया हो गई। ठीक है, सहारा दुनिया हो गई, कहाँ से प्रकाशित होती है? आपके इंदौर से प्रकाशित होती है। ठीक है, कालसूत्र हो गया, ये भी इंदौर से प्रकाशित होती है। कालसूत्र ये भी इंदौर से प्रकाशित होती है। ठीक है, सर्वमंगल, ठीक है, सर्वमंगल ये भी प्रकाशित होती है, कहाँ से? आपके इंदौर से प्रकाशित होती है। ठीक है, नेक्स्ट जबलपुर से बात करें तो कृषक चेतना, जबलपुर से बात करता हूँ मैं, कृषक चेतना। ठीक है, कृषक चेतना हो गई। ठीक है, नर्मदा हो गई, कौन सी? नर्मदा हो गई। और मेवद्वीप हो गई। ठीक है, मेवद्वीप हो गई। और पहाल हो गई। ठीक है, पहाल हो गई और प्राची हो गई। ये सब प्रकाशित होती है कहाँ से? जबलपुर से। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें साफ किया हुआ है। भोपाल में आयोजित 10वें हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? ठीक है, पहला हिंदी जो सम्मेलन था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब यूज किया गया था? 10 से 12 जनवरी 1975 को। ठीक है, 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। कब यूज किया था? नागपुर में आयोजित किया गया था। 10 से 12 जनवरी को 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी को 1975 में, 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। कौन सा? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, और 10वां हिंदी सम्मेलन 10 से 12 सितंबर को प्रकाशित हुआ। 10 से 12 सितंबर को भोपाल में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? भोपाल में आयोजित था। 10 से 12 सितंबर को भोपाल में आयोजित हुआ था 2015 को। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री में। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, 10 से 12 सितंबर को 2015 में क्या हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था 10 से 12 सितंबर को, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे थे बॉलीवुड के शहंशाह। ठीक है, बॉलीवुड के शहंशाह श्री अमिताभ बच्चन साहब जी। ठीक है, श्री अमिताभ बच्चन साहब जी बॉलीवुड के शहंशाह यहाँ के आकर्षण के मुख्य केंद्र थे। 10 से 12 सितंबर 2015 को मनाया गया था 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन। इसका मुख्य विषय क्या था? हिंदी जगत विस्तार और संभावनाएं। ठीक है, हिंदी जगत विस्तार और संभावनाएं, ये विश्व हिंदी सम्मेलन का क्या था? ये मुख्य विषय था। ठीक है, मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए, शब्द युग्म नहीं है। क्या शब्द युग्म नहीं है? परे, निपास परे, पछुआ पूर्वा, स्वयं ध्वनि या निर्वात वाद, क्या नहीं है? 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्वयं ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शुद्ध वाक्य है। संभवतः आज वह अवश्य आएगा, वह छत से गिर पड़ा। ठीक है, अब जब गिर पड़ा तो ये बताने की क्या जरूरत है भैया? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आजकल 100 रुपए में क्या आता है? बहुत कुछ आता है। प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया, ये भी गलत बात है ना भैया। शुद्ध, इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया। प्रधानमंत्री आपके गुरबा चलाने वाले हैं क्या? ठीक है, अब यहाँ पे प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया। अब बताइए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने सारी चीजें आपके सामने क्लियर कर दी हैं, मैं बता देता हूँ कौन सा शुद्ध वाक्य है। 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, आजकल 100 रुपए में क्या आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हुआ है कि शुद्ध शब्द है प्रशंसा, चित्र, फागुन या गिरस्ती। क्या गिरस्ती? बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा फागुन। ठीक है, 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा फागुन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने हुआ है, भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। गाली गलौज, गुड़, चिर, चीर, चिता, चीता, चित, चिता,
बताइए कौन सा सही जवाब होगा? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा गाली गलौज। गाली गलौज नहीं करना है भैया, गाली गलौज फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, लाइक करके जाना है और शेयर करके जाना है, ठीक है। इतनी सी बात आप मेरी मान लीजिएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको करके जाना है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। और इतनी सी बात आपको करके जाना है। सुदामा पांडे धूमिल की करती है अंधेरा बंद कमरे, सांसद से सड़क तक, यमा और आखिरी ऐसा क्या कह दिया मैंने, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? सेकंड नंबर सांसद से सड़क तक इसका सही जवाब हो जाएगा। सांसद से सड़क तक इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है क्या कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक अपने शेयर करना है, लाइक बिल्कुल करके जाना है, याद रखिएगा लाइक करके जाना है आपको, ठीक है। और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है आपको, ठीक है। उसके पहले आपको जाना नहीं है, चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।